नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द भेद, वो भी अर्थ के आधार पर। देखिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपकी अब परीक्षाएं आनी है और इसमें काफी सारे शब्दों के भेद हैं अर्थ के आधार पर। तो बिल्कुल इसे नोट डाउन कीजिए हेडिंग को यहाँ पर। और जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ाया था यहाँ पर संवाद लेखन, उसमें मैंने आप सभी को होमवर्क यहाँ पर दिया था कि आप सभी संवाद लेखन में संवाद लिखकर लाएंगे। और मैंने आपको यहाँ पर एक सिचुएशन भी दी थी कि महंगाई, बढ़ती महंगाई पर आपको संवाद लिखना था। तो जिन बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी घर पर जाएंगे और एक बार जब उसको फिर से रीड करेंगे और फिर से उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर शब्द भेद अर्थ के आधार पर, शब्द भेद अर्थ के आधार पर। तो देखिए क्या है ये शब्द भेद अर्थ के आधार पर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी कॉमन चीजें आती है जो बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं। तो एक बार हेडिंग डाल लीजिए, शब्द भेद वो भी कैसे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सारी कॉमन चीजें हैं, इनमें बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं जिनको मैं अलग अलग टॉपिक करके आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बताया आपको शब्द भेद। तो शब्द भेद क्या होता है? शब्द भेद यानी कि शब्दों के टाइप, प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर यानी कि शब्दों के एक होता है आपके शब्द भेद जो आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर, ठीक है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था। रचना के आधार पर में, उत्पत्ति के आधार पर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर की थी। और साथ ही इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी यहाँ पर कि उन शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर में जो शब्दों के का वर्गीकरण होता है, उसमें आपका सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है पर्यायवाची शब्द। क्या आता है? पर्यायवाची शब्द। इसको नोट डाउन कीजिए, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्याय यानी कि एक, क्या होता है कि कई बार शब्दों के पर्याय यानी कि अर्थ के आधार पर, देखिए यहाँ पर हेडिंग डली है अर्थ के आधार पर। तो एक जैसा अर्थ, जो शब्द आपको एक जैसा अर्थ देते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। एक जैसा अर्थ जो देते हैं उनको कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि किसी के बदले में आने वाला, ठीक है। जैसे पानी की जगह जल, तोय, नीर, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इनमें भी हम एक जैसा अर्थ है, लेकिन इनका उपयोग भी हम क्या करते हैं? जरूरत के हिसाब से करते हैं। यानी कि जहां पर हमें जिस तरह के शब्द की जरूरत होगी वहां पर हम उस तरह के शब्द को यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ पानी है तो हम उसको कहीं पर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो शब्द के अर्थ तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है वो एक तरह से परिस्थिति के आधार पर होता है, सिचुएशन के आधार पर होता है। जहां पर लगता है कि यहाँ पर ये वाला शब्द शूट करेगा, यहाँ पर ये वाला शब्द लगेगा, वहां पर वो शब्द जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, आपने पहले भी लिखे होंगे। बहुत ही सरल है, नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची आग, ठीक है। और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं अग्नि के?
पावक, दहन, ठीक है, या अनल। और ये तो आप लोगों को आने ही चाहिए क्योंकि छोटी क्लासेस से ही हम ये पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें। अभी आप सेवेंथ में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे अपने एक तरह से जो सामान्य सी चीज होती है, खासतौर पर हिंदी हिंदी भाषा को लगता है उन्हें कि उन्हें सब कुछ आता है इसमें, लेकिन वो पढ़ते नहीं है हिंदी भाषा को। वो पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, समझने की जरूरत नहीं समझते। उनको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें आता ही है। तो उस कारण ये छोटी छोटी चीजें जो है, जो कॉमनली हमें थर्ड फोर्थ में सिखा दी जाती है, ये क्लास 6 7 8 तक के बच्चों को भी नहीं आती है। तो देखिए बहुत ही सरल से एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। अग्नि के का पर्यायवाची आग, पावक, दहन, अनल। और ये अर्थ के आधार पर है, देखिए तो अर्थ के आधार पर एक हमने बताया पर्यायवाची, आगे भी मैं आपको और बताऊंगी। जैसे अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो अमृत का होगा आपका पीयूष। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। सुधा, सुधा रस कहते हैं ना, सुधा रस, उसी को अमृत कहते हैं। और सोम रस, सोम रस कहते हैं ना, अमृत होता है, ठीक है। और अमीय, अमृत का पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, ये आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कॉमन कॉमन से शब्द हैं, जैसे आंख। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख शब्द का पर्यायवाची नेत्र, लोचन, चक्षु। नेत्र, लोचन, चक्षु, नयन। और देखिए मैं ये आपको इसीलिए भी यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो आपकी कविताएं हैं या आपकी जितने भी चैप्टर में आपके कहीं ना कहीं आपके इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इन शब्दों के पर्यायवाची बताइए, है ना। उस टाइम पे आप लोग नहीं करते हैं उसे, आप लोगों से नहीं होता है, आपको आता नहीं है एकदम से। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सीखें, जाने। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण का जैसे गहना, गहना। अलंकार, इससे पहले हमने पढ़े थे ना अलंकार, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, या भूषण भी कहते हैं, और मंडन भी कहा जाता है, मंडन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द जिनके पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर आपको बताए। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आप लोग को बताना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप घर से कर कर लाएंगे। चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? देवता, देवता शब्द का पर्यायवाची, या आपका आकाश, आकाश शब्द का पर्यायवाची। इसी तरह से आपका सूर्य, सूर्य शब्द का पर्यायवाची। ये कॉमन कॉमन से शब्द आपको यहां पर दिए हैं। नंबर 9, पवन, पवन शब्द का पर्यायवाची, ठीक है। पुष्प, पुष्प शब्द का पर्यायवाची। राजा शब्द का पर्यायवाची, ठीक है। सोना शब्द का पर्यायवाची, सोना स्वर्ण वाला सोना, ठीक है, सोना नहीं
सोना, आभूषण वाला सोना, ठीक है। इसी तरह से गणेश, ये आप सब लिख कर लाएंगे, बहुत ही कॉमन से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द मैं आप लोगों को दे रही हूं। दिन, और अब क्या, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इच्छा, विष्णु, ये कुछ शब्द हैं जिनके 2 या 3 पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। 2 या 3 पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं यहाँ पर। तो ये आपका अर्थ के आधार पर, शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर, शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर में पहला पाठ पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या यहाँ पर जाना, पर्यायवाची शब्द में हमने कहा जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है, और शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और देखिए, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमें सोच समझकर करना होता है। देखिए, अब यहाँ पर मैंने बता दिया, अग्नि का अर्थ है आग, पावक, बहन, अनल, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, तो एक तरह से अगर मैं यहाँ पर, मैंने ये एग्जाम्पल आपको कई बार दिया है, ये एग्जाम्पल कई बार बताया है। जैसे मैंने कहा जल, ठीक है, तो जल को हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है। जैसे हम गंगा जल कहते हैं, तो अगर हम उसको गंगा नीर, गंगा पानी कहें तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जब भी आप पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें तो सोच समझकर आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये फटाफट नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है अर्थ के आधार पर शब्द का पहला भेद, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा विलोम शब्द। बहुत ही सरल सी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला हमने यहाँ पर पढ़ा पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर है ये, और उसके बाद दूसरा है आपका विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम का क्या अर्थ होता है? जैसे हमने कहा पर्याय, पर्याय का मैंने अर्थ बताया कि एक जैसा अर्थ, ठीक है, इसके पर्याय में यानी कि इसके दूसरे अर्थ में। तो विलोम का क्या अर्थ होता है? बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत इजी है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पर कहा कि एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो अब जहां पर मैंने दिन लिखा था, अब मैं दिन के जैसे नहीं लिखूंगी, अब मैं दिन का सीधा विपरीत कर दूंगी रात। जहां पे मैंने कहा था सुबह, उसका बिल्कुल विपरीत कर दूंगी शाम, ठीक है। तो ये है विलोम शब्द। तो लिख लीजिए एक बार कि किसी संदर्भ में दो शब्दों के एक दूसरे के अर्थ जब विपरीत होते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब ये विलोम शब्द हमने लिख दिया, तो हम अब यहाँ पर जो भी बातें बताई जाएंगी वो कैसी होंगी? विपरीत अर्थ वाली होंगी।
जैसे अब देखिए हमने कहा शब्द है आपका ज्ञान, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा? अज्ञान, ठीक है। इसी तरह से आपको यहां पर शब्द दिया गया आदान, इसका विपरीत क्या होगा? प्रदान। अगर आपको शब्द दिया गया है यहां पर आदि, आदि का अर्थ होता है शुरुआत, तो इसका जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? अंत। कहते हैं ना जिसका आदि न अंत है, जो जिसका आदि न अंत है, यानी कि जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, तो आदि का अर्थ होता है शुरुआत, प्रारंभ, और इसका विपरीत होता है अंत, ठीक है। इसी तरह से आशा, आशा शब्द का विपरीत होता है निराशा। देखिए सारे अर्थ जो है क्या कर रहे हैं? विपरीत अर्थ दे रहे हैं। मानव का विपरीत दानव, ठीक है। इसी तरह से हित, हित का विलोम क्या होगा? अहित। किसी का हित चाहना, किसी का अच्छा चाहना, और किसी का अहित चाहना, किसी का हित करना, ठीक है। इसी तरह से यहां पर अन्याय, अन्याय का विपरीत क्या होगा? न्याय, ठीक है। रक्षक, रक्षक किसको कहते हैं? रक्षा करने वाले को कहते हैं। और भक्षक, भक्षक, रक्षक का अपोजिट क्या होगा? भक्षक, जो मारने वाला, रक्षा करने वाला रक्षक, मारने वाला भक्षक, ठीक है। इसी तरह से अमृत का अपोजिट विष, अमृत का अपोजिट उल्टा क्या होगा? विष, ठीक है। इसी तरह से आपका बहुत सारे और भी शब्द हैं, जैसे शीत, शीत ऋतु, इसका अपोजिट क्या होगा? ग्रीष्म, ठीक है। तो ये कुछ शब्द यहां पर है जिनके विलोम शब्द मैंने आपको बताए। देखिए बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान का अज्ञान, आदान का प्रदान, आदि का अंत, आशा का निराशा, मानव का दानव, हित अहित, अन्याय न्याय, रक्षक भक्षक, अमृत विष, शीत ग्रीष्म। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं। अब मैं यहाँ पर आपको देती हूँ होमवर्क के लिए कुछ शब्द जिनके विलोम शब्द आपने लिख कर लाने हैं। सुगम, विलोम शब्द लिख कर लाएंगे आप इसका। उपकार, उपकार यानी कि किसी पर उपकार करना, ठीक है। तो और दूसरा इसका क्या अपोजिट होगा वो आप लिख कर लाएंगे। पाप, अपोजिट शब्द लिख कर लाएंगे उल्टा, ठीक है। अधिक, अधिक का अर्थ होता है, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा, ठीक है। अब इसका विपरीत आपने लिख कर लाना है। सत्य, बहुत ही सरल चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दुर्लभ, दुर्लभ जो बहुत कठिनता से मिलता हो, दुर्लभ जो बहुत कठिन हो मिलना, उसी का विपरीत आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सुपुत्र का विपरीत लिखकर लाएंगे। सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या होगा वो लिखेंगे। आदर का विपरीत, आदर यानी कि किसी का सम्मान करना, ठीक है। आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक यानी कि जो जरूरी हो। अब इनका विपरीत आपने लिखकर लाना है। सब, सौभाग्य,
इसका विपरीत आपने लिखकर लाना है। आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, ठीक है, इसका विपरीत आपने लिखना है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद, इसका आपने विपरीत लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपका सज्जन, सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति, सज्जन, तो इनका सबका आपने विलोम शब्द लिखकर लाना है। विलोम का अर्थ क्लियर है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो बिल्कुल उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर दो शब्द यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो विलोम शब्दों में हमने यहाँ पर क्या कहा कि विलोम शब्द जो है तत्सम तद्भव शब्दों के विलोम। देखिए, जो आपके तत्सम शब्द होंगे उनके तत्सम विलोम होंगे, जो तद्भव शब्द होंगे उनके तद्भव विलोम होंगे। अब देखिए, तत्सम तद्भव भी आपको क्लियर किए हैं। आप बार बार यहाँ पर एक ही चीज हम रिवाइज नहीं करेंगे। तत्सम, तत्सम उसके समान, जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में लिख दिए गए हैं तो उनको तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं हिंदी में उनको तत्भव कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि विलोम शब्द क्या होते हैं, अगर आपके तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा, तत्भव शब्द है उसका विलोम तत्भव ही होगा, और अगर वो आगत शब्द है तो उसका विलोम आगत शब्द ही होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप जरूर नोट डाउन करें। अब है आपका नंबर 3, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, ग, तीसरा टाइप, अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पर्याय का अर्थ हमने बताया कि दूसरा भी हो सकता है, और विलोम का हमने बताया कि उल्टा होता है। अनेकार्थक यानी कि एक से ज्यादा अर्थ हो जिसके, एक से ज्यादा अर्थ हो जिसके, ठीक है, उन्हें कहते हैं अनेकार्थक। एक से अधिक अर्थ, अनेकार्थक यानी कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अब ये शब्द देखिए कैसे हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था शुरू में। जैसे हम अंक कहते हैं, अंक, तो अंक क्या होता है, अंक का अर्थ होता है पहला एक अर्थ, अंक का अर्थ संख्या, संख्या से ले लेते हैं हम नंबर्स, ठीक है। लेकिन हमने कहा अनेकार्थक शब्द, एक से ज्यादा अर्थ हो जिसकी, तो अंक का अर्थ संख्या भी हो सकता है, अंक का अर्थ गोद भी हो सकता है, अंक का अर्थ नंबर भी हो सकता है, और अंक का अर्थ नाटक का एक पार्ट भी हो सकता है, नाटक का अंक, ठीक है, या पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखिए एक से ज्यादा अर्थ आपके हो रहे हैं इसके। इसी तरह से अंतर, अंतर जो शब्द है उसका, अंतर का एक शब्द क्या होता है, भिन्न। बिल्कुल, हम अगर कहते हैं, जैसे कहते हैं ना अंतर बताइए, तो हमें डिफरेंस बताना होता है, भिन्न किस तरह से ये अलग है, ठीक है। तो एक शब्द, एक अर्थ है अंतर, दूसरा अर्थ है मन, अंतर मन कहते हैं ना, और तीसरा अर्थ है आत्मा, चौथा अर्थ है दूरी, डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में कहे तो दूरी और इंग्लिश में कहे तो डिफरेंस, और एक अर्थ है आपका भीतरी, आंतरिक, आंतरिक कहते हैं ना, तो एक अर्थ है आपका भीतरी यानी कि आंतरिक, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, अनेकार्थक शब्द है, एक से अधिक अर्थ जिसके है। नंबर 3, नंबर 3 पर आता है आपका यहाँ पर कल। कल शब्द
तो कल का अर्थ है, सबसे पहले तो हम कल को बोलते हैं आने वाले कल को, ठीक है, आने वाला कल। एक कल आपका क्या होता है, आने वाला कल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टुमारो, आने वाला कल, ठीक है। एक होता है आपका बीता हुआ कल, हिंदी में उसको भी हम कल ही कहते हैं, बीता हुआ कल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यस्टरडे, यानी कि जो कल बीत चुका है, ठीक है। एक आने वाला कल, कल मैं विद्यालय नहीं गया था, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। तो एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, दो हो गए, ठीक है। एक होता है आपका आराम, आराम, ठीक है। एक होता है आपका चैन, चैन से, आराम से, ठीक है। एक होता है आपका मशीन, कहते हैं ना कल पुर्जे, कल पुर्जे, कल यानी कि मशीन और पुर्जे उसके पुर्जे। तो देखिए ये इतने सारे अर्थ होते हैं कल, एक शब्द के अनेक अर्थ। अगर हम कल कहेंगे तो कौन सा कल भाई, बीता हुआ कल या आने वाला कल, या आराम या चैन या मशीन, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अब देखिए अक्षर, अक्षर शब्द के क्या अर्थ है, अक्षर जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ण, ठीक है। अक्षर का क्या अर्थ होता है, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया यहीं पे ही, वर्ण, ठीक है। अक्षर का अर्थ वर्ण। उसके बाद अक्षर का अर्थ होता है गगन, जल, शिव, सत्य, मोक्ष, इतने सारे शब्द आपके होते हैं अक्षर के, ठीक है। इसी तरह से शून्य, शून्य, शून्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है। शून्य शब्द का क्या अर्थ होता है और कितने अर्थ होते हैं। शून्य का अर्थ सबसे पहले तो यहां पर होता है आकाश, कहते हैं ना कि शून्य में चला गया, आकाश पहला अर्थ। दूसरा निर्जन, जहां पर कोई जन ना हो, निर्जन। जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अर्थ होता है अभाव सूचक चिन्ह, अभाव सूचक चिन्ह। शून्य को हम अभाव सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं, यानी कि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है, शून्य है। शून्य ही अभाव को दर्शाता है, यानी कि वहां पर कुछ नहीं है, अभाव है वहां पर, ठीक है। तो ये आपका आकाश, निर्जन, अभाव सूचक चिन्ह और ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कई सारे शब्द लिख लिए जिनके हमने एक से अधिक अर्थ पढ़े, जैसे अंक, अंतर, कल, अक्षर, शून्य, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं लिखती हूँ आपके लिए, और आप उनसे घर से लिखकर लाएंगे बहुत सारे आप ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ, अधिक अर्थ हो। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जब अलंकार पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको कनक शब्द बताया था, कनक, कनक का क्या अर्थ होता है ये आप लिखकर लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आम, आम शब्द का क्या अर्थ होता है, एक आम का तो अर्थ सभी को पता होगा, ठीक है। तो आम का क्या अर्थ होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। कर, ठीक है, कर का अर्थ भी आप लोगों को पता होगा, एक से ज्यादा, ठीक है। पद का अर्थ भी एक से अधिक आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका भूत शब्द सुना होगा ना, सब भूत कहते हैं तो सब डर जाते हैं,
लेकिन भूत के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं। घट, गुण, तो इतने सारे शब्द हैं जिनको आपने एक से अधिक अर्थ इनके लिखने हैं। कनक का, आम का, कर, पद, भूत, घट, गुण, तो ये भी नोट डाउन करें फटाफट। बहुत ही ज्यादा सरल चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद डिस्कस कर चुके हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो देखिए ये जो आपका शुरुआत में ही शब्द दिए हैं इनके आप आसानी से, बहुत ही ज्यादा, कोई भी यहाँ पर ऐसा टफ नहीं दिया है। कोशिश जरूर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी। जैसे हमने यहाँ पर कहा था, एग्जाम्पल दिया था कनक का, तो देखिए कनक, कनक ते सौगुनी, एक ही उसमें आपका अर्थ पता चल जाता है कि एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। नंबर 4, घ, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत, अब देखिए यहां पर क्या कहा है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द जो हमें एकार्थक से लगते हैं, हमें लगता है कि ये एक ही है, इनका एक ही अर्थ निकलता है, तो एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। कई बार क्या होता है भाषा में ऐसे शब्द भी होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं, ठीक है, एक जैसा, यानी कि 2 शब्द एक ही जैसा अर्थ बताते हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे अब मैंने यहां पर एक शब्द लिखती हूं, अस्त्र, शब्द है अस्त्र, ठीक है, और दूसरा शब्द है शस्त्र। अब हमें यहां पर बिल्कुल लगता है, जब हम बात करते हैं कि वो अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहा था, तो हम एक ही अर्थ समझते हैं। देखिए प्रतीत होने की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, प्रतीत होते हैं, होते नहीं है वो, लेकिन हमें लगता है। जैसे अगर हमें कहे अस्त्र शस्त्र, तो हमें लगता है कि ये तो सिर्फ लड़ने के ही साधन है, इनसे तो सिर्फ लड़ाई की जाती है, तो शायद एक जैसे ही होते होंगे। लेकिन अस्त्र का अर्थ होता है जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, ठीक है, अस्त्र का अर्थ होता है हाथ से जो फेंक कर चलाया जाए। तो आजकल इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले के टाइम में होता था ना, इस तरह से हाथ से फेंक कर भाला, तो उसको फेंक कर चलाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये कामें कौन कर रही है, मिसाइल्स कर रही हैं, ठीक है। आज के टाइम में इनका एग्जाम्पल, अस्त्रों का एग्जाम्पल है मिसाइल, ठीक है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। और दूसरा शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़े पकड़े, हाथ में एक तरह से पकड़े पकड़े चलाया जाता है। तो क्या चलाया जाता है हाथ पे पकड़े पकड़े, हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाता है आपका तलवार और बंदूक, ठीक है। पहले के टाइम में तलवार चलाई जाती थी हाथ में पकड़े पकड़े, और आज के टाइम में बंदूक चलाई जाती है हाथ में पकड़े पकड़े, ठीक है। तो ये है आपका अस्त्र शस्त्र। हमें लगता है दोनों चीजें एक ही है, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल भी एक नहीं है। इसी तरह से दूसरा शब्द ये मैंने आपको पहले भी कराए थे, आयु, आयु और अवस्था, आयु और अवस्था, तो ये दोनों हमें एक जैसे लगते हैं, लगता है कि इनका मीनिंग एक ही होगा, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। हमने कहा एकार्थक प्रतीत होने वाले। एक तरह से आयु होती है उम्र, आयु क्या होती है,
आयु होती है उम्र। उम्र, ठीक है। तो आयु आपकी जैसे 20 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी, ठीक है। लेकिन अवस्था आपकी होती है कालकृत स्थिति। कालकृत स्थिति। कालकृत स्थिति का क्या अर्थ है? कालकृत स्थिति का अर्थ है जैसे बुढ़ापा, ये एक अवस्था है। बचपन, ये एक अवस्था है। शैशव, ये एक अवस्था है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। एक तरह से युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो ये सारी क्या है? कालकृत स्थिति है, जो समय के आधार पर आपकी चेंज होती रहती है। जैसे आप शैशवावस्था में कैसे थे? बहुत छोटे से बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद आपकी बाल्यावस्था आई, जैसे अभी आप बाल्यावस्था में हैं, आप छोटे हैं, बच्चे हैं। अभी कुछ टाइम बाद ही आपकी किशोरावस्था आ जाएगी, फिर आपकी युवावस्था आ जाएगी, फिर आपकी प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, फिर आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी। यानी कि काल के साथ, समय के साथ साथ आपकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो है अवस्था, और उम्र होती है आपकी आयु, ठीक है। आयु यानी कि जैसे आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 20 वर्ष, ठीक है, इसको कहते हैं आयु। इसको क्या कहते हैं? आयु, ठीक है। तो ये हमने 2 चीजें पढ़ी। अब हम यहाँ पर एक और चीज पढ़ते हैं, तीसरी। जैसे नंबर 3 हम यहाँ पर पढ़ते हैं पाप और अपराध, ठीक है। पाप और अपराध सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, ठीक है। पाप और अपराध सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हमने क्या कहा कि एकार्थक प्रतीत होने वाले, ये केवल प्रतीत हमें एकार्थक होते हैं। जैसे पाप, तो पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? जो आप नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ते हैं। नैतिक या धार्मिक, ठीक है। कोई आपने पाप किया, यानी कि आपने कोई नियम तोड़ा, नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ना। कोई जब आप नियम तोड़ते हैं वो होता है पाप, ठीक है। चाहे आप नैतिक नियम तोड़ रहे हैं, या नैतिक यानी कि कोई सामान्य सा नियम तोड़ रहे हैं, या कोई प्रकृति का नियम तोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? पाप है, ठीक है। आप धार्मिक नियम तोड़ रहे हैं, कोई अधर्म कर रहे हैं, तो वो है आपका पाप। अपराध क्या होता है? देखिए, अपराध होता है सरकारी कानूनों को तोड़ना। सरकारी कानूनों को तोड़ना। सरकारी कानून यानी कि जो आपकी सरकार ने नियम बनाए हैं या आपकी समाज ने नियम बनाए हैं, तो वो अपराध है, ठीक है। चोरी करना अपराध है, डाका डालना अपराध है, या कोई ऐसी चीज करना जो आपके नियम बने हुए हैं उनको तोड़ना अपराध है। और पाप क्या है? जो नैतिक नियम है, जो प्रकृति के नियम है, जो धर्म के नियम है, उनको तोड़ना पाप है। तो देखिए, अपराध और पाप में क्या अंतर है? लगते हमें एक जैसे ही है, लेकिन डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं सहयोग और सहायता। सहयोग और सहायता एक जैसे शब्द लग रहे हैं, सहयोग और सहायता, ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। सहयोग क्या होता है और सहायता क्या होता है? देखिए, सहयोग यानी कि दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। अब देखिए, आप सहयोग दे रहे हैं, यानी कि किसी के काम, कोई काम पहले से कोई आदमी काम कर रहा है और आप उसकी काम में हेल्प कर रहे हैं। जरा आप मेरी हेल्प कर देंगे इस टेबल को हटाने में,
जरा आप सहयोग करेंगे इसमें अपना, या कोई काम चल रहा है और आप उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, तो वो है सहयोग। ध्यान दीजिएगा, जहां पर दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, दोनों पक्ष यानी कि लेने वाला भी और देने वाला भी, तो वो होता है आपका सहयोग। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है हेल्प, ठीक है, सहायता। हम कहते हैं कि हमने उसकी हेल्प कर, अरे जरा थोड़ा सा मेरी हेल्प करना, ठीक है, वो है सहयोग कि आप हेल्प कर रहे हैं किसी की। लेकिन एक है सहायता। सहायता में क्या होता है कि एक पक्ष सक्रिय होता है। सहायता में केवल एक पक्ष सक्रिय होता है, दूसरे को आपकी नीड है, आपकी सहायता की जरूरत है, यानी कि उसका कहीं पर काम अटक गया है और तब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो है सहायता। लेकिन अगर आप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो है सहयोग, ठीक है। तो एक जैसे प्रतीत होने वाले इन शब्दों को कहते हैं हम यहां पर एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। तो इसमें हमने काफी सारे शब्द यहां पर लिख लिए हैं, और जो ये शब्द हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इसमें काफी सारे शब्द और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जो आज के लिए मैंने आपको काफी सारा होमवर्क दिया हुआ है, आप इसे जरूर करें। और ये होमवर्क भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत आसान है, और मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसे कर भी लेंगे। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।